आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। भारती क्लास में आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम जिस टॉपिक के ऊपर में चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। याद रखेंगे, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। इनके बारे में जानेंगे। इससे पहले हम बता दें कि ये दिल्ली सल्तनत के दूसरा वंश हमने शुरू किया है। इस वंश का नाम है खिलजी वंश। इससे पहले हम लोग 2-3 वीडियो का क्लिप बना करके हम लोग आपको दिए थे यूट्यूब पर, जिसमें कुछ शासकों के बारे में, जैसे है रजिया सुल्तान हो गई, इल्तुतमिश के बारे में हम लोग बताए थे। यानी गुलाम वंश में हम लोग कुछ बात को देख लिए थे। तो गुलाम वंश में रजिया सुल्तान तक के जो प्रमुख शासिका थी तो उसके ऊपर तक के हम लोग देख चुके हैं। अब आगे गुलाम वंश के आगे की बात करें तो खिलजी वंश आता है। ठीक है, अब खिलजी वंश में हम लोग देखेंगे कि खिलजी वंश के पहले जो शासक हो गए वो जलालुद्दीन फिरोज शाह हो गए। यानी पहले शासक बोले तो कहने का मतलब ये भी होता है कि जलालुद्दीन फिरोज शाह जो होंगे इस खिलजी वंश के क्या है, फाउंडर है, यानी बोले तो संस्थापक कहलाते हैं। अब याद रखेंगे, हालांकि खिलजी वंश की बात करें तो इसमें 3 प्रमुख शासक आएंगे, बीच में और भी आएंगे। जैसे अगर हम टाइम पीरियड की बात कर ले तो कहते हैं कि खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर के और 1320 ईस्वी तक चलता है। और इसमें जो शासक आएंगे, जैसे अगर पहले शासक की बात कर ले तो यहाँ जलालुद्दीन फिरोज आएंगे जो मात्र और मात्र 6 साल शासन करेंगे, 1290 से लेकर के 1296 तक। इसके बाद के जो शासक आएंगे वो 96 से लेकर के इनका भतीजा होगा जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी का शासन आ जाएगा 1296 से, और इनका जो शासन होता है 1296 से लेकर के और 1316 तक का शासन इनका होता है। 1316 के बाद में थोड़ा सा समय इधर उधर होता है, हम आगे पढ़ाएंगे हम आपको कि 1316 में होता है क्या, कहते हैं कि अलाउद्दीन की मृत्यु होती है। उसके बाद अलाउद्दीन का पुत्र होता है, वो आगे गद्दी पर बैठेगा, लेकिन उसका जो होगा सेनापति एक अलाउद्दीन का ही सेनापति जिसका नाम मलिक काफूर था, जो कि एक कह सकते हो कि एक हिजड़ा था, 7 फुट का एक बहुत बड़ा हिरन का आदमी था जो कई क्षेत्रों में जाकर करके विजय भी किए थे। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन के जो पुत्र होंगे वो पुत्र के संरक्षक बनते हैं अलाउद्दीन के सेनापति जिसका नाम क्या था, तो मलिक काफूर था। लेकिन गद्दी के लालच में मलिक काफूर आ जाता है और अलाउद्दीन के जो पुत्र थे उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन एक और पुत्र अलाउद्दीन का होता है जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो मुबारक शाह अलाउद्दीन का ही पुत्र था। जब अलाउद्दीन के पुत्र मुबारक शाह की हत्या करने के लिए जब सेना भेजता है मलिक काफूर तो उल्टा पलटवारी करवा देता है। वहां हम टर्म को इसको समझाएंगे, अभी ऊपर ऊपर आपको पार हो रहा है, आगे की वीडियो बताएंगे। फिर कहते हैं कि जो प्रमुख जो 1316 ईस्वी से जो आएंगे तो ये 1316 ईस्वी से अलाउद्दीन का ही अपना पुत्र जिसका नाम है मुबारक शाह, याद रखेंगे कौन सा, मुबारक शाह। तो कहते हैं कि यहाँ से 1320 आते आते 3 प्रमुख शासक, एक बार फिर से सुन ले। पहले शासक आएंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो 1290 से शासन करेंगे। कितने वर्षों तक, तो कहते हैं 6 वर्षों तक, यानी 1290 से 96। इसके बाद इनका भतीजा आएंगे जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी रहता है और ये 1296 से लेकर करके और 1316 तक शासन करेंगे। इसके बाद बात कर ले तो मुबारक शाह खिलजी आएगा जो कि अलाउद्दीन का ही पुत्र रहता है और ये 1316 से लेकर के और 1320 ईस्वी तक ये शासन करते हैं। चलिए आज हम लोग जलालुद्दीन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद अलाउद्दीन के बारे में हम लोग देखेंगे। ध्यान से समझेंगे बात को। जलालुद्दीन फिरोज शाह, इनका पूरा नाम है जलालुद्दीन का जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, याद रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो ये इनका पूरा नाम है। अगर इनके बारे में बात करें
तो सबसे पहले आप तो पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली पर हुकूमत याद रखेंगे, ये दिल्ली का क्षेत्र, तो दिल्ली पर जो सुल्तान बैठेगा दिल्ली के तख्त पर, वो दिल्ली का सुल्तान कहलाएगा। तो ये दिल्ली के सुल्तान कहते हैं कि किस परिस्थिति में बने थे, तो कहते हैं कि गुलाम वंश के अंतिम जो शासन चल रहा था वो कैकोबाद के हाथ में था। बाद में कैकोबाद की मृत्यु हुई थी, तो कहते हैं कि कैकोबाद के मृत्यु के बाद, जैसा कि जान रहे हैं कि अभी राजवंश चल रहा है और गद्दी जो होता है, आप समझ ही रहे हैं कि राजा मरेगा तो फिर उसका पुत्र आएगा गद्दी पर, वंशानुगत चलाना राजगद्दी। तो कैकोबाद के जाने के बाद इसका पुत्र था, जिस पुत्र का नाम था क्यूमस, ठीक है। और इसी क्यूमस जो कि अभी नाबालिग था, बहुत छोटी सी आयु का था, कम था, तो ये गद्दी खुद से नहीं चला सकता था, संभाल नहीं सकता था। कहने का मतलब अभी एक राजा के योग्य नहीं था। तो इसके जो संरक्षक थे क्यूमस के, याद रखेंगे, तो ये जो क्यूमस के संरक्षक थे, तो उसी संरक्षक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। यानी जलालुद्दीन खिलजी कहते हैं गुलाम वंश के अंतिम जो छोटे शासक आते हैं कैकोबाद, उन्हीं के नाबालिग पुत्र क्यूमस के क्या रहते हैं, तो संरक्षक रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि इनके संरक्षक में 3 महीने तक के जो है इस क्यूमस के देखभाल किए, संरक्षक बड़ा बढ़िया से वफादारी से निभाए। बाद में इस जलालुद्दीन खिलजी के मन में लोभ आ गया कि दिल्ली को क्यों ना हम अपने हुकूमत में ले लें, यानी दिल्ली का हम भी एक क्या बने, सुल्तान बने। तो कहते हैं कि जलालुद्दीन फिरोज शाह के मन में लोभ आ जाता है दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के तख्त ताज को लेकर करके। तो ये क्या करता है कि सल्तनत से बगावत कर देता है, यानी इसकी आयु बहुत छोटे हैं क्यूमस के, और इनकी हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद जो है सीधा एक वंश की नींव डालते हैं, जिस वंश का नाम रहता है, याद रखेंगे, खिलजी वंश। याद रखेंगे वंश का नाम क्या है, खिलजी वंश। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जलालुद्दीन खिलजी जो है, याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी, जिसका पूरा नाम जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये खिलजी वंश के क्या हो गए, अब संस्थापक हो गए। आगे के बारे में और इनके विचार के बारे में कहते हैं तो ये उदार निरंकुशवाद का राजा है। ध्यान सुनेंगे, ये किस प्रकार का विचार का राजा है, तो उदार निरंकुशवाद, यानी राज्य में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये इनका कहना था, इनका सोच था कि जैसे है उस तरह से राज्य को चलने दीजिए। जैसे एक बात होता है कि अगर कोई राजा बनता है तो नई सोच का होता है, नए विचार का होता है। वो चाहता है कि हमारे राज्य का जो क्षेत्र सीमा है वो विस्तृत हो, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो, और दूसरे क्षेत्र को जीत करके अपने सल्तनत में मिलाए, अपने क्षेत्र साम्राज्य में मिलाकर के उसको विस्तृत करे। लेकिन ये ऐसे विचार के नहीं थे, आक्रमण ज्यादातर न के बराबर करना चाहते थे। ये रूढ़िवादी विचार के तरह के राजा थे। और कहते हैं कि इनका ही एक भतीजा था, जिस भतीजे का नाम था अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे भतीजे का नाम क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अच्छा, भतीजा कैसे लगे, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है, इन्हीं का एक भाई थे, जिस भाई का नाम था शहाबुद्दीन। याद रखेंगे जलालुद्दीन फिरोज शाह के भाई का नाम क्या है, तो शहाबुद्दीन है। और इसी शहाबुद्दीन के लड़का है, जिस लड़के का नाम क्या है, अलाउद्दीन है। तो कहते हैं कि जलालुद्दीन का भाई शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन का लड़का है जिसका नाम अलाउद्दीन है। तो बताइए रिश्ते में क्या लगे, जलालुद्दीन के अलाउद्दीन भतीजा लगा। तो कहते हैं कि अलाउद्दीन भतीजा लगता था, और छोटी सी आयु से ही अलाउद्दीन जो थे एकदम काफी योग्य थे, शासक के रूप में वो भर भी रहे थे, और छोटे स्वरूप में शासक बनने की वो सारी काबिलियत उनके अंदर में थी। बचपन से भी ये चाहते थे कि हम जिस क्षेत्र पर जो है राज करें, या हमको जो भी चाहिए वो उस चीज को खुद अपनी मेहनत के बदौलत अपने बल पूर्वक जो है उस चीज को हासिल करते थे। यानी आज तक अलाउद्दीन किसी भी चीज को पाने के लिए सोचे और उसको ना पाए, ऐसा हुआ ही नहीं था। यानी धीरे धीरे कहते हैं कि ये जलालुद्दीन के नजर में आए, और धीरे धीरे जलालुद्दीन जो है ये अलाउद्दीन को अपने पास रखने लगे, क्योंकि इनके पास भैया ताकत था और जलालुद्दीन उतना ताकतवर राजा नहीं था। तो अलाउद्दीन के मदद से हर छोटे छोटे कार्य को करने के लिए जो है ये अलाउद्दीन को जलालुद्दीन क्या किए, रखे थे। अब धीरे धीरे कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, तो ये अलाउद्दीन जो जलालुद्दीन के क्या है,
भतीजे था। लेकिन बाद में बात करते हैं कि जलालुद्दीन की एक लड़की थी और उस लड़की से जो है अलाउद्दीन के क्या हो गया था, विवाह हो गया था। यानी रिश्ते में कहने का मतलब ये तो चचा जान के लड़की है तो बहन है, तो बाद में इस तरह से शादियां भी हो गई थी। तो ये दोनों चचेरे भाई बहन लगते थे, लेकिन शादियां हुई थी। तो कहने का मतलब अब ये जलालुद्दीन खिलजी का जो अलाउद्दीन हो गए, वो रिश्ते में चाचा और दामाद दोनों का रिश्ता आ गया था। समझ में आ रही बात ना? तो ध्यान सुनेंगे, जलालुद्दीन खिलजी का अलाउद्दीन कौन हो गया? तो दामाद हो गया, या फिर आप भतीजा भी कह सकते, चूंकि ये अपना ही सगा भाई शहाबुद्दीन का क्या था, लड़का था। क्लियर? और ध्यान से समझेंगे, कहते हैं कि दिल्ली पर तो हुकूमत आ गया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का। अब कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में ही एक क्षेत्र आता था जिस क्षेत्र का नाम था देवगिरी। याद रखेंगे, क्षेत्र का नाम क्या है, देवगिरी है। अब इस देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए कहते हैं दिल्ली से भेजे किसको, तो अलाउद्दीन खिलजी को। गौर से सुनिएगा बात को कि जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली से कहां भेज दिए क्षेत्र पर, तब देवगिरी पर। ये महाराष्ट्र में पड़ता है। देवगिरी कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र के देवगिरी पर इन्होंने 1294 ईस्वी में, यानी कहने का मतलब अभी दिल्ली के तख्त पर शासन किसका चल रहा है, जलालुद्दीन फिरोज का। 96 तक में रहेंगे भैया। तो जब 96 तक रहेंगे और 94 में बताइए कि यहाँ देवगिरी पर फतेह हासिल करने के लिए, विजय हासिल करने के लिए अलाउद्दीन को जलालुद्दीन भेजे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी दिल्ली का ही शासन चल रहा है, अभी सुल्तान जो कहेंगे वही मानेंगे। कहते हैं कि इसके साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी जो था, ये अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को एक तोहफा दिया था उपहार के रूप में। और वो सामग्री नहीं थे, वो एक इंसान जैसा एक व्यक्ति था जिसका नाम था मलिक काफूर। याद रखेंगे क्या नाम है, तो मलिक काफूर। याद रखेंगे मलिक काफूर। ये मलिक काफूर वही है जिसको 1000 दिनार में गुलामों के बाजार से खरीदा गया था। याद रखेंगे, मलिक काफूर को 1000 दिनार देकर के खरीदा गया था। इसीलिए मलिक काफूर को इतिहासकार 1000 दिनारी की भी संज्ञा दी गई है। तो इतिहास में 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, मलिक काफूर को। और यानी कहने का मतलब ये भी होता है, अगर आपको कहे कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहते हैं, क्योंकि गुलामों के बाजार में 1000 सोने के सिक्का को, आगे चल के पढ़िएगा, सोने के सिक्का को किस चीज के संज्ञा देते हैं हम लोग, तो दिनार का। तो ये 1000 दिनार में खरीदा है, तो इसको 1000 दिनारी कहा गया। इस मलिक काफूर जो कि कहने का मतलब तो ये एक हिजड़ा था, एक किन्नर था, लेकिन बहुत ही ताकतवर व्यक्ति था, एक योग्य व्यक्ति था। और ये मलिक काफूर जो है, इसको गिफ्ट में दिया गया केकरा, तो अलाउद्दीन खिलजी को। ध्यान से समझेंगे बात को। अलाउद्दीन खिलजी जो है मलिक काफूर के संग में देवगिरी पर आक्रमण किए और देवगिरी में भारी मात्रा में लूटपाट किए, देवगिरी पर फतेह हासिल कर लिए, जिससे देवगिरी के पास में जितने भी खजाने थे उन अपार खजाने को जो है ये छुपाना चाहते थे। यानी इतना खजाना जब अलाउद्दीन देखे तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में अब लोभ आ गया। उनको लगा कि ये सब तो देवगिरी से जो लूटे माल है, इसको तो भाई सुल्तान के ऊपर में देना पड़ेगा, दरबार में ले जाके नजराना पेश करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इन सभी जो लूटे माल है इन लोगों को हम दबा दे। यानी अब खजाना देख करके, धन देख करके और लोभ आ गया, जिसमें से कई अपार धन को क्या किए कि ये लोग छिपा लिए। बात को समझिएगा, यानी धन इतना देख लिए कि अब इनके मन में लोभ आ गया, इनके मन में अब एक सुल्तान बनने का लालच पनप गया। और इसी होड़ में कहते हैं कि धीरे धीरे इनको पता चला, किनको, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को, कि भाई ये लोग जो है हमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ खजाने इन लोगों के जो हाथ लगा देवगिरी से वो दिल्ली को नजराने नहीं दे पा रहे। तो थोड़े से मतभेद थे, लेकिन जलालुद्दीन के ये रिश्ते से दामाद और भतीजे दोनों लगते थे। तो जलालुद्दीन खिलजी चाहे कि क्यों ना इस मामले को बातचीत से सुलझा लेंगे, बच्चा है, नादान है, उसके मन में थोड़ा सा लोभ पनप गया होगा, अलग बात है, ध्यान रख लिया, चलिए कोई बात नहीं, उसके बदौलत ही तो हम बहुत सारे क्षेत्र पर फतेह हासिल कर रहे हैं, खिलजियों का जो परचम फहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के। तो चलिए कुछ ले दे के निपटा लेंगे।
लेकिन अब तक तो देर हो गई थी। अलाउद्दीन के मन में पूरा जो है एकदम बैठ गया था कि हमको आगे जो है दिल्ली का क्या बनना है, सुल्तान बनना है। और बचपन से ही कहते हैं कि अलाउद्दीन जो चाह लेता था उसको पा करके ही रहता था। इन्होंने कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी न तो वो चाचा के रिश्ता से उनको सोचे कि हमारे चाचा लगते हैं, और जो इनके बेटी जलालुद्दीन से जो बेटी से बच्चे से निकाह किए थे अलाउद्दीन, तो ये दामाद और ससुर का भी रिश्ता जो है नहीं देखे। और कहते हैं धोखे से 19 जुलाई 1296 ईस्वी में सुल्तान जो है ये यही जा रहे थे मिलने के लिए, तो रास्ते में इनको धोखे से क्या कर देते हैं, अलाउद्दीन मरवा देते हैं। अलाउद्दीन क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। तो कहते हैं कि 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कौन करवा दिया, अलाउद्दीन खिलजी। समझ में आ रही बात ना। अब देखिए, अब सुल्तान है यहाँ से जब चले तो भारी मात्रा में भारी भरकम तो सेना लेके चले ही नहीं होंगे, क्योंकि इनको क्या लगता होगा अपने जब कहिए कि भतीजा है, अपना दामाद है, तो उससे बातचीत करने के लिए उसको सेना की क्या जरूरत है। तो दिल्ली से तो भारी भरकम सेना लेके गया नहीं होंगे, तो कुछ सेनाओं लेकर करके समझौता करने के लिए गए, लेकिन इनके मन में कुछ छल पनप चुके थे पहले से, तो ये रास्ते में क्या करवा दिए, ये छल से हत्या करवा दिए। तो कहते हैं कि खिलजी वंश के पहले जो संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इनके 1296 में इनके अपने दामाद भतीजे के द्वारा हत्या करा दी गई। अब जो है दिल्ली का मेन जो बागडोर आ जाएगा वो किसके हाथ में आ जाएगा, अलाउद्दीन के हाथ में। चलिए हम दो चीज लिखते हैं, एक शिहाबुद्दीन उमर और एक है शहाबुद्दीन। तो ये दोनों अंतर है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो पिता थे वो शहाबुद्दीन थे, और शहाबुद्दीन के बाद जो ये शिहाबुद्दीन उमर लिखे हैं, ये आगे चल करके अलाउद्दीन का ये लड़का होगा जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर। देखिए कुछ दिनों के लिए ये भी गद्दी पर 1316 में बैठते हैं पिताजी के जाने के बाद, और इसी का संरक्षक जो होता है, क्योंकि ये अलाउद्दीन बाद में चले जाएंगे, तो इसका जो है ये पुत्र बनेगा शिहाबुद्दीन, और इस पुत्र का जो संरक्षक होगा, देख रेख करेगा, जिसका नाम है मलिक काफूर। क्योंकि मलिक काफूर एक पापा यानी अलाउद्दीन खिलजी के साथ से रहेगा। समझ में आ रही बात ना। तो 1316 में थोड़ा सा टर्निंग आएगा इतिहास में कि शिहाबुद्दीन उमर गद्दी पर बैठेगा, लेकिन बाद में फिर मलिक काफूर के मन में छल आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, तो मलिक काफूर भी कोई रिश्ता नहीं देखेगा कि भाई हमारे मालिक हमारे आका का ये पुत्र है। बाद में इस शिहाबुद्दीन उमर की हत्या करवाने के लिए षड्यंत्र रचेगा, और अलाउद्दीन के अन्य भी पुत्र जैसे खिजर खां, मुबारक शाह, जिसमें से सारे पुत्र मर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि एक पुत्र रहता है जिस पुत्र का नाम है मुबारक शाह, और ये मुबारक शाह उल्टे पलटवार करवा देता है, जिससे मलिक काफूर की मृत्यु होती है, और आगे 1316 में ही पूर्ण रूप से गद्दी किसके हाथ में आ जाते हैं, मुबारक शाह। तो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और उनके कार्यों के बारे में, किस तरह से गद्दी कैसे ट्रांसफर हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परिणाम को देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम जल्द से जल्द आप लोगों के बीच में नए वीडियो लेकर के आए। धन्यवाद। आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं।